हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जो हम लोगों ने साइंस के जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर का, उसका आज हम लोग चौथा पार्ट करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये 18/9/2018 को पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये सेकेंड शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है जो पूछा गया है कि कार्बन परमाणु के बारे में C612 ये दे रखा आपको। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में ए को रखते हैं, नीचे में जेड को रखते हैं। जेड का मतलब हो गया क्या कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता क्या है? किसी भी परमाणु के, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो चीज़ होते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन होता है, और एक होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो प्रोटॉनों की संख्या होता है ना, इसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं को मिला देंगे तो वो हो जाता है एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट, जो भी कह लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है, ये जो दे रखा है कि C612, इसमें क्या निष्कर्ष इससे निकाला जाता है? तो इससे प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अगर यहाँ से हम 6 को घटा देंगे इसमें से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से मिलके बनता है एटॉमिक मास। तो अगर हम प्रोटॉनों की संख्या घटा देंगे तो 12 में से अगर 6 घटा देंगे तो 6 बचेगा कितना? न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि 6 प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगा और 6 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। तो 6 न्यूट्रॉनों की संख्या और 6 प्रोटॉनों की संख्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। देखिए, इससे जो पहले वाला जो पार्ट है, या फिर 3 पार्ट जो ऑलरेडी करा चुके हैं, उसमें से किसी में हम इसके बारे में पूरे डिटेल बताएं कि जो प्लांट टिश्यूज़ होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बताएं। उसमें भी जो सिंपल टिश्यू होता है और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसके बारे में बताएं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है उसमें 2 होता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये तीनों होता है सिंपल टिश्यू होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती हैं। देखिए, तीसरे आवर्त में हम लोग जानते हैं कि जो एक एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये कक्षाओं में घूमता है। कि इसका एक अलग कक्षा होता है, किसी इस इलेक्ट्रॉन का अलग कक्षा है, इस इलेक्ट्रॉन का अलग कक्षा है। इसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन का एक एक अलग कक्षा में घूमता है। ठीक है, अब पूछा गया है कि आवर्त सारणी में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती हैं। तो तीसरे आवर्त में, माफ़ कीजिएगा, तीसरे आवर्त में। तो तीसरे आवर्त में मतलब कि ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। और हम लोग आवर्त को कैसे डिनोट करते हैं? ये के से डिनोट करते हैं, KLMN, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। पूछा गया तीसरे आवर्त में, तो तीसरे आवर्त में KL और M ये तीनों होगा। KL और M, तो KLM ये 3 होगा तीसरे आवर्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बिलियनों एक्स वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, अवरोही क्रम के मतलब है कि ज़्यादा से कम, और आरोही क्रम के मतलब है कम से ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा से कम किसे हम लोग व्यवस्थित करना पड़ेगा? जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से हम लोग को ये बताना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा पीएच स्केल में जाते हैं। पीएच स्केल में क्या होता है? ये 7 को न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से इधर यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, इधर इस ओर जितना भी आता है वो सब होता है एसिडिक नेचर का। और एसिडिक नेचर जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, यानी कि जो 1 जिसका रहेगा उसका सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा, 2 थोड़ा सा उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम। तो इस तरह से होता है। और जितना ज़्यादा एसिडिक उतना में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है उतना ज़्यादा, यानी कि H+ की जो सांद्रता होता है उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि जितना
कम अमाउंट, यानी कि एसिडिक में जितना इधर हम लोग आएंगे इस ओर उतना H+ आयन बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है XYZ, अगर हम इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, हम आप कीजिए इसको Y मान लेते हैं और इसको Z मान लेते हैं। ठीक है, तो पूछा गया कि हाइड्रोजन आयन में सांद्रता को अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा किस में होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जिसका वैल्यू सबसे कम होगा, यानी कि 2 में सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि पहला हो जाएगा X, उसके बाद हो जाएगा Y और उसके बाद हो जाएगा X, Z और Y। तो X, Z, Y जिसमें होगा तो X, Z, Y देखिए 2 नंबर में ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होता है। देखिए संयोजकता का मतलब क्या हो कि किसी और के साथ वो संयोजक बना रहा है, यानी किसी और के साथ वो शेयर कर रहा है। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाता है तो वो किसी और के साथ संयोजकता नहीं बनाएगा, यानी कि उसके किसी और के साथ वो इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करे, क्योंकि वो फुलफिल हो गया तो उसका जो संयोजकता होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और ये इस तरह का जो है ना पीरियडिक टेबल में हम लोग को देखने को मिलता 18वां ग्रुप में। जो 18वां ग्रुप होता है ना अक्रिय गैसों का ग्रुप, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जेनन, ये जितने भी होता है ये सब 18 ग्रुप में होता है और ये सब अक्रिय गैस है और इसी में, तो ये 0 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है परिवर्तन। देखिए अगर हम लोग पीरियडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पीरियडिक टेबल का। ठीक है, अगर पीरियडिक टेबल में टॉप टू अगर हम लोग बॉटम की ओर आते हैं, टॉप से अगर बॉटम की ओर आते हैं तो एटॉमिक साइज, यानी कि जो परमाणु का जो आकार होता है ना वो बढ़ता है। कब, जब टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, ठीक है, टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं तो क्या होगा, साइज घटेगा, साइज में डिक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट साइज घटेगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक जो परमाणु का जो आकार होता है वो घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि सोडियम, और सोडियम कहाँ पे होता है, ये जो पहला जो ग्रुप है, इस पहला ग्रुप में थर्ड कॉलम, ये जो थर्ड कॉलम होता है उस पर पाया जाता है सोडियम को। यहाँ पे हम लोग सोडियम को कहाँ पे होता है, पहला ग्रुप और थर्ड कॉलम में पाया जाता है। और इसी तरह से क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, 17वां ग्रुप में, यानी कि कहीं पे यहाँ पे 17वां ग्रुप के थर्ड कॉलम में क्लोरीन पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्लोरीन होगा और यहाँ पे सोडियम होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे सोडियम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन होगा। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट की ओर जाएंगे तो साइज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कमी आएगा, तो ये घटेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। कालाजार, देखिए कालाजार एक डिजीज है। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। इसका कारण पूछा कि क्या होता है उसको उत्पत्ति। देखिए ये जो कालाजार होता है ना, ये होता है लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी। ये लिस्मेनिया डोनोवानी परजीवी के कारण होता है। और ये इसको फैलाता कौन है, तो इसको फैलाने वाला होता है, इसका जो वाहक होता है ये बालू मक्खी होता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन फैलाता है कालाजार को, तो बालू मक्खी। और इसमें परजीवी क्या होता है, तो लिस्मेनिया डोनोवानी इसका परजीवी होता है। ठीक है, ये होता कैसे, ये जो फैला जाता है ये विखंडन होता है इसमें। इसके जो ये जो परजीवी होता है इस पर विखंडन होता है। और इस पर कौन सा विखंडन होता है, तो अधोमुखी विखंडन होता है। यानी कि अधोमुखी का कहने का मतलब ये इस ओर से टूटता है मतलब इस ओर से विखंडन होता है, और ये एक अलग परजीवी 2 बना लेता है। और फिर से इस पे विखंडन होता है, यानी कि फिजन होता है, और फिर 2 से फिर ये 4 बना लेता है इस तरह, और ये डिवीज़न होते जाता है। तो ये पूछा गया कि कालाजार में उत्तरदायी जीवों को उत्पत्ति के कारण क्या होता है, तो अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है, यानी कि फिजन होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा होता है mgh के बराबर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा गया। अगर इस तरह पूछ दिया गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है तो हाफ mv² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा mgh स्थितिज ऊर्जा के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा पे लगाया जा रहा है, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल टोटल फोर्स पूछा गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स इस पे लगाया गया है, वह कितना 10 न्यूटन का, और ये फोर्स किस ओर लग रहा है? इस दिशा में लग रहा है, और इसी दिशा में और एक फोर्स को लगाया गया है 5 न्यूटन का। ठीक है, और ये भी इसी दिशा में लगाया गया है, तो बोला गया कि टोटल फोर्स कितना होगा? तो ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, टोटल 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, ये 15 न्यूटन का। अब अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता कि 10 न्यूटन का फोर्स जिधर से लग रहा था, जिस दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये रहा वस्तु। अगर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अगर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बोलेगा अब इसका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन को अगर माइनस कर देंगे तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में पूछा गया था, इसलिए 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, यहाँ पे 15 न्यूटन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में यह पूछा गया है। आपको सबसे पहले यहाँ पे यह मालूम होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। देखिए आउटर मोस्ट में, किसी भी परमाणु के आउटर मोस्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी जिससे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सके, इसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसे बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसे ही आयनीकरण ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा गया निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयोनाइजेशन एनर्जी होता है? तो देखिए हीलियम जो 18वां ग्रुप का है तत्व है, हीलियम में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। और अगर पूछेगा कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है फ्रांसियम का। चूँकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इसको ना लेकर के हम लोग सीजियम को लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाएगा कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट का होता है, और अगर ऑप्शन में दोनों ही रहेगा, सीजियम भी रहेगा और फ्रांसियम भी रहेगा, तो आपको फ्रांसियम लगाना, टिक करना है। और अगर फ्रांसियम नहीं दिया रहेगा तो आपको सीजियम लगाना है। ठीक है, तो इसका अभी आंसर हो जाएगा हीलियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। देखिए हमको जो हम लोग खाना खाते हैं तो ऊर्जा मिलता है, और ये ऊर्जा देता कौन है? तो ये ऊर्जा हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और ये टूटता कहाँ है? कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी बनता है, ये टूटता कहाँ है? ये टूटता हमारे सेल के अंदर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट्स के कारण जो टूटता है, तब जाकर के हमको ATP 36 ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, ये एनर्जी में टूटता है। ठीक है, और जब ये एनर्जी में टूटता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, तो ये जो काम करते हैं तो उतना ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाता, हमारे सेल को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के, यानी कि एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन के कारण जब ये टूटता है, ग्लूकोज टूटता है, तब ये टूटता है लैक्टिक एसिड, तब वहाँ पे लैक्टिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लगता है। यानी कि और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6 और O3 होता है। ये हो जाता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, लैक्टिक एसिड, ये होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड के कारण ही जो होता है, जब हम बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं ना, अगर हम लोग हाथों से बहुत ज़्यादा काम किए तो देखिएगा कि उसके नेक्स्ट डे या फिर थोड़ा देर बाद हाथों में दर्द होने लगता है। ये दर्द क्यों होता है? कि लैक्टिक एसिड के ज़्यादा जमाव के कारण ये दर्द भी हमें होता है।
ठीक है। तो ये जो टूटता है 6 कार्बन, ये जो 6 कार्बन होता है ये टूट के कितने कार्बन में आ जाता है? तो 3 कार्बन में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 कार्बन। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है, जब इस पे कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो ये दूधिया वाइट कलर का एक कलर दे देता है, रंग देगा। कौन सा रंग? तो सफ़ेद रंग का, ठीक है। दूधिया सफ़ेद रंग का एक कलर देता है। तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारते हैं तब। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण को 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो उसका आवर्धन कितना होगा? देखिए यहाँ जो ये जो बोर्ड वालों ने ये जो दे रखा है ना आंसर, ये गलत है। ये इसका आंसर गलत है। देखिए अभी हम लोग इसको बनाते हैं, अभी पता चल जाएगा। क्या बोला है कि एक 2 तरह का दर्पण होता है। एक तो होगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण इस तरह, और एक होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या होता है कि अवतल दर्पण में वस्तु भी इधर होता है और प्रतिबिंब इधर बनता है। सिर्फ एक केस में प्रतिबिंब इधर बनता है, जब इसको पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है वस्तु को, तब प्रतिबिंब इसके अपोजिट डायरेक्शन बनता है। तो कोई भी हो, चाहे लेंस हो या फिर दर्पण हो, इस ओर किसी को भी रखा जाएगा उसको नेगेटिव में लेंगे, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, और इसके इस ओर जो भी बनेगा उसको पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है, वस्तु को हम लोग इधर रखते हैं और हम लोग का जो इमेज होता है वो इस ओर बनता है। यानी कि वस्तु को हम लोग लेंगे किस में? नेगेटिव में, और इमेज को लेंगे किस में? पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अब वक्रता त्रिज्या होता क्या है, हम लोग जब भी लेंस बनाते हैं तो कोई भी एक जो गोलीय दर्पण होता है उसी को काटते हैं और उसी से बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो होता है ये जो सेंटर होता है इसी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है इसी को, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को। अब इसी डिस्टेंस को इसको सी से डिनोट करते हैं। सी का वैल्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे आधा होता है फोकस, तो फोकस बराबर कितना हो जाएगा? 2.5, क्योंकि उसका आधा होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सी का वैल्यू हमको दे रखा है, सी का वैल्यू दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू कितना, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो एफ का वैल्यू हो जाएगा, फोकस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, यानी कि यू का वैल्यू हमको दे रखा, वस्तु को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और इमेज को भी से डिनोट करते हैं, जो उसका इमेज बनता है। ये दे रखा 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर इधर रखा जाता है। अभी हमने बताया कि इस और जो जिस किसी को भी रखा जाएगा तो वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा और इसको नेगेटिव में लेंगे, तो यानी कि ये नेगेटिव में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आवर्धन या फिर मैग्नीफिकेशन पूछा गया है कि क्या होगा। अब हम लोग को पता है कि मैग्नीफिकेशन फार्मूला क्या होता है। तो मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है m बराबर होता है माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको हमको लिखना पड़ेगा अच्छा से। तो हम लोग के पास निकल गया था f बराबर कितना निकल गया था? 2.5, और u हमको दे रखा कितना? u दे रखा 10 सेंटीमीटर, और ये किस में दे रखा? माइनस में दे रखा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको माइनस में ले लेते हैं, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रखा गया। तो आवर्धन, और आवर्धन फॉर्मूला यानी कि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये होता है m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसी को अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आपको दिया रहेगा v और u के फॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है माइनस का v बटे u, यानी कि इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो निकलेगा। तो ये होता है आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। आप लोग इसको रट लीजिएगा, ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको h और I इस फॉर्म में नहीं दे रखा, हमको दिया कि v और u के फॉर्म में दे रखा है। देखिए u तो दिया है लेकिन v नहीं दे रखा है। अब v निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग को निकालेंगे क्या? लेंस दर्पण फार्मूला लगाएंगे, और दर्पण फार्मूला किसका
लगाएंगे तो हम लोग लगाएंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, तो होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। चलिए अब 1/f दे रखा है, तो f दे रखा है 1. अब सबसे पहले हमको निकालना क्या, तो v निकालना। अगर हम लोग को v निकालना है तो u को हम लोग इधर ले आएंगे। जब इधर ले आते हैं तो क्या होगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/f, और माइनस में हो जाएगा 1/u, क्योंकि 1/u को इधर ले गए। ठीक है, अब 1/v का वैल्यू हमको दे रखा है 1/v तो हमको निकालना 1/v इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 2.5, तो 1/2.5 1/2.5, और माइनस u का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 1/u का वैल्यू कितना दे रखा है 10, तो माइनस का 10, ये माइनस का यहाँ का माइनस का 10, और यहाँ अगर माइनस का 10 रखेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा, माइनस को प्लस में कर देगा। अब इसको अगर यहाँ से हटाते पॉइंट को तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। ठीक है, अब दोनों को अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 5 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 5 दूनी 10 यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ 10 का कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 4 और 1 ये 5 हो जाएगा पूरा, और ये 10 हो जाएगा। तो 5/10, 5/10 का मतलब क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, यानी कि 1/v का वैल्यू है 1/2, यानी कि v का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब हमको v का वैल्यू भी निकल के आ गया। अब जब v का वैल्यू हमको 2 मालूम है, u का वैल्यू -10 है, तो अब हम लोग इसमें यहाँ पे रख सकते हैं। तो v बराबर मेरे पास कितना निकल गया 2। तो अगर हम इस v के जगह पे, अगर हम लोग इस v के जगह पे यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इस भी, ये जो भी है इस भी के जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, और यहाँ पे इस u की जगह पे -10 रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे माइनस का भी की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, तो 2, और u की जगह पे कितना रखेंगे -10, ये -10 इस माइनस को प्लस कर देगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 2×10, और 1/5 का वैल्यू कितना होता है, अगर यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक पॉइंट रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और 5 दूनी 10, ये इसको ये 10 से कट जाएगा 2, यानी कि 0.2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू होना चाहिए 0.2। लेकिन यहाँ पे दे कहाँ रखा है, आपका जो एग्ज़ाम में दे रखा कितना, वो 0.3 दे रखा है। ये 0.3 ना होकर के 0.2 होता है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये देखिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर से एक बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखने में थोड़ा सा इस बोर्ड में ये जो मोबाइल है, मोबाइल में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत छोटा स्क्रीन रहता है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2। इसका आंसर 0.3 ना हो करके इसका आंसर हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए आप लोग एक ईजी सा तरीका याद रख लीजिए, फ़ोन कॉल, FONCL, इसको फ़ोन कॉल। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन का उससे कम, नाइट्रोजन का उससे कम, और क्लोरीन का उससे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में किसका है, तो ऑक्सीजन का, उससे थोड़ा सा कम होता है माफ़ कीजिएगा फ्लोरीन का, उससे थोड़ा सा कम होता है ऑक्सीजन का, उससे थोड़ा सा कम होता है नाइट्रोजन का, उससे थोड़ा सा कम होता है क्लोरीन का। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन यहाँ पे नहीं दिया, ऑक्सीजन भी नहीं दे रखा है ऑप्शन में आपका, नाइट्रोजन भी नहीं दे रखा, क्लोरीन दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जूल में इसकी मात्रा पूछा गया है। ठीक, देखिए हम लोग यूनिट जो होता है ना, यूनिट को हम लोग लिखते हैं किलोवाट आवर में। ठीक है, अब इस किलोवाट आवर से हमको बनाना किसको में, जूल में, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख कितना रखा हमको 150 यूनिट को चेंज करना है। ठीक है, तो करते हैं 150 मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 × 10⁻⁶। देखिए यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे, अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये 0 को ख़त्म कर देगा। अब 15 को अगर 36 से करते हैं तो 15 छक्का 15 × 50 15 छक्का 15 30 55 दाम 75 छक्का 90, तो 15 छक्का 90 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में रहेगा कितना 9, और 15 × 45 45 और 9 45 और 5 हो जाएगा 50, और 50 × 4 54, मतलब 540 हो जाएगा।
540 इंटू 10⁶, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में मिला है क्या 540 कहीं पे नहीं है, लेकिन हाँ 5.4 है यहाँ पे। जब हम लोग 5.4 यानी कि 2 अंक के बाद अगर इधर हम पॉइंट को अगर कहीं पे यहाँ पे रख रहे हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, अगर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं यानी कि 2 के बाद रख रहे हैं यानी कि 2 यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁸, और यही वाला आपका ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए आगे चलते हैं। त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की बीमा क्या होती है? एक्सेलरेशन पहले होता क्या ये जान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी चेंज होता है तो उसे ही एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो एक्सेलरेशन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बराबर होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। चलिए मीटर के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मीटर के लिए हम लोग लेंथ, और लेंथ के लिए क्या लिखते हैं? एल। मास तो दिया नहीं है यानी कि केजी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एम का 0, यानी कि एम है ही नहीं तो एम का 0। और सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? टाइम, और टाइम के लिए टी लिखते हैं, और टी कितना है? -2, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय है तो इसलिए 2। तो एम का 0 टी -2, यहाँ पे देखिए एल एम का 0, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका आंसर। एल का 1 कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। एम का 0 टी का पावर -2, ये हो जाएगा आपका इसका त्वरण बीमा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला पूछेगा तो मतलब इसके यूनिट पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2 सतहों के बीच, ठीक है, अगर 2 सतहों के बीच अनियमितताओं के कारण, 2 सतह है उसके 2 सतहों के बीच के अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो घर्षण होता है, सिंपल सा है। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। जिसमें प्रोटीन की जानकारी प्राप्त होती है जिस डीएनए के भाग से, उसको हम लोग जीन कहा जाता है। और यह जीन ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को। देखिए एक फिर से ये पूछा गया है और इसका भी आंसर गलत दे रखा है बोर्ड वालों ने, ठीक है। पूछा क्या गया है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग जब बना रहे हैं तो न्यूमेरिकल का जो बिग पॉइंट होता है ना, उस पर दिया गया वैल्यू होता है। अगर आप लोग गिवन को निकाल देना तो आपको अपने आप दिमाग में, अगर आप लोग पढ़े हैं तो अपने आप उसका दिमाग में आपको फॉर्मूला बनने लगता है। तो सबसे पहला अभी 1 से 1.5 महीना अभी एग्जाम में लेट है, तो सबसे पहले अभी न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोगों ने जितना भी गिवन वैल्यू सबको निकालना सीखिए। सबको निकालिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले 40 न्यूटन, यानी कि क्या दे रखा है हमको? ये 40 न्यूटन भार वाली, तो वेट दे रखा है, तो वेट लिख दीजिए। भार वेट बराबर कितना दे रखा है? 40 न्यूटन, ठीक है। और 160 वाट की शक्ति के साथ, 160 वाट की शक्ति यानी कि पावर दे रखा है हमको। पावर कितना दे रखा है? 160 वाट दे रखा है, ठीक है। और टाइम मेरे को कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 20 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। 20 सेकेंड टाइम दे रखा है। ये तो हो गया जो हम लोग निकाल लिए। हमको निकालने क्या बोला? तो हाइट निकालने बोलते। एच बराबर क्या होगा ये पूछा गया निकालने के लिए। तो हम लोग को एक फॉर्मूला मालूम है, हम लोग को एक फॉर्मूला पता होता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर P × T होता है। अब इसी फॉर्मूला से सब निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग को मालूम है क्या कि पावर एनर्जी बराबर होता है पावर × T, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पे देखिए 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है, और ऊंचाई में क्या होता है? ऊंचाई में एनर्जी होता है mgh के फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो mgh एनर्जी की जगह पे हम लोग mgh रख सकते हैं। पावर का वैल्यू हमको दे रखा कितना? 160, तो चलिए 160 यहाँ पे हम लिख देते हैं। और टाइम भी हमको दे रखा, टाइम कितना दे रखा? 20, ठीक है। हमको निकालना क्या है?
एच को निकालना, अगर हम लोग के एच को निकालना है तो हम लोग एम जी को इधर ले आएंगे, और एम जी का वैल्यू कितना होता है, तो 160 गुने 20, और एम मास का एम जी, एम और जी का वैल्यू ही तो दे रखा है 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन किसका है, मास को हम लोग लिखते हैं केजी में, और जब केजी में हम लोग जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को ये बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा एम जी, यानी कि मास में जब हम लोग जी को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हम लोग को बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पे 40, तो 20 दुगुनी 40, और ये 2 से काट दो, 2 × 16, तो 80, यहाँ पे आएगा 80 मीटर हाइट तक चढ़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको दे कितना रखा है, 8 मीटर हाइट दे रखा है, जबकि 8 ना होकर के 80 मीटर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये 3 नंबर वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका जो बोर्ड वालों ने दे रखा है वो 8 मीटर दे रखा है, ये गलत है। आंसर इसका 80 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश तत्वों के रूप में नामित किया गया है। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस पर 3 तत्वों को जो नाम दिया गया है, ये पूछा जाता बार बार एग्जाम में कि इका एल्यूमिनियम, तो इका एल्यूमिनियम को तो गैलियम कहा गया है, इका बोरोन को स्कैंडियम कहा गया है, और इका सिलिकन को जर्मेनियम कहा गया है। ये तीनों आप लोग रट लीजिए, और इसको सिंपल से जो रटने का तरीका बता रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह खुद मैंने बनाया हूँ। देखिए, आलू गया बोरिंग स्कूल, ठीक है, सिखाया जिम, आलू गया बोरिंग स्कूल सिखाया जिम, या फिर सीखने जिम, ठीक है, आप जो भी याद रख सकते हैं। आलू गया बोरिंग स्कूल सीखने जिम, तो आलू से हो गया एल्यूमिनियम, गया से हो गया गैलियम, बोरिंग से हो गया बोरोन, स्कूल से हो गया स्कैंडियम, सिखाया या फिर सीखने से हो गया सिलिकन, और जिम से हो गया जर्मेनियम। तो आलू गया बोरिंग स्कूल सिखाया जिम, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिर्फ सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, उसको बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जहाँ भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया उसको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड सिर्फ इसी के बीच में मिलेगा, C2H6, इसको आप चाहें तो आप बना के भी देख सकते हैं, C2H6 H, देखिए यहाँ पे सब जगह पे H, यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा, 6 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। इसका करेक्ट आंसर ये 1 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शक्ति पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको शक्ति पूछ दिया है। तो पावर निकालना हम लोग को, शक्ति निकालना, पावर निकालने के लिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पूछे, अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर में एक फॉर्मूला देखे थे, एनर्जी बराबर क्या होता है, P × T, यही तो फॉर्मूला था। एनर्जी को हम लोग क्या लिखते थे, mgh, क्योंकि फिर से यहाँ पे ऊंचाई है, ऊंचाई में क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। एम का वैल्यू हमको दे रखा 80 kg, देखिए यहाँ पे केजी दिया, वहाँ पे न्यूटन में दिया था 40 न्यूटन, इसीलिए अब देखिए 80 kg में, जब हम लोग 80 kg में इस जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर के हम लोग को न्यूटन मिलेगा, मतलब उतना भार मिलेगा। ये तो मास है, 80 kg तो मास दे रखा है, तो mgh होता है इसका एनर्जी का, तो mgh होता है एनर्जी का, और mgh बराबर P × T लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एम के वैल्यू हमको कितना दे रखा, 80 kg, तो चलिए 80 kg, और जी के वैल्यू कितना दे रखा है, 10, यहाँ पे जी के वैल्यू 10 दे रखा है, 10, और mg और h तो हमको निकालना है, नहीं माफ कीजिएगा, एच दे रखा है हम लोग का, पी निकालना, एच दे रखा 40 मीटर तक, तो यहाँ पे 40 मीटर इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है, तो पी तो हमको निकालना है, पी, और टाइम को अगर इधर ले आते हैं, क्योंकि पी तो हमको निकालना, तो टाइम को इधर ले आते हैं, टाइम में 50 सेकंड, तो 50 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ से ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 × 8 = 40, ठीक है, और 8 × 8 = 64, यानी कि 640 कितना हो जाएगा, पावर का कितना होता है, जूल पर सेकेंड।
640 जूल पर सेकेंड होगा इसका करेक्ट आंसर। तो 640 जूल पर सेकेंड इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है, इस पदार्थ को कहा जाता है क्यूटीन। देखिए क्या होता है ना कि रेगिस्तान में पानी बहुत कम मिलता है और पौधे के जो जड़ें भी होते हैं ना काफ़ी अंदर तक धंसा हुआ रहता है। ठीक है, जिस कारण पानी के लिए, और फिर भी पानी बहुत कम मिलता है उनको, और पानी को बचाने के लिए जो वाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन होता है जब पौधों में, इसके कारण पानी निकल जाता है। ठीक है, उसी पानी को बचाने के लिए जो उनकी जो पत्तियाँ होती है इस तरह से, एक तो चौड़ा चौड़ा होता है और दूसरे से उसमें कांटा निकला हुआ रहता है इस तरह से, और ये ठीक है, अब एक्चुअली में पत्तियाँ नहीं होता, पत्तियों तो कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है ना एक, तो यहाँ पे एक पूरा एक आपको ना बहुत ही, आप छुइएगा उसको जब पत्ती को, तो बिल्कुल स्मूथ लगेगा, और यही जो स्मूथ जो होता है ये जो इवेपोरेशन होता है उसको रोकता है, उसको होने नहीं देता पानी को बचाने के लिए। और इसी का एक लेयर होता है क्यूटीन का, इसके पत्तों की में जो चारों तरफ होता है उसमें। इसीलिए पत्ते नहीं होते, ये एक्चुअली में तना होता है, पत्ते तो ये कांटे होते हैं, ये जो तना होता है उसमें चारों तरफ क्यूटीन का लेयर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटीन। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो होता है ना, अब देखिए दांत छोटा छोटा होता है, अब उस पर भी बहुत, अगर किसी के दांत पे कैविटी हो गया तो उसके अंदर देखने के लिए क्या चाहिए, उसको बड़ा और दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, अवतल दर्पण। और बड़ा दिखने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आभासी होता है और बड़ा होता है। अवतल दर्पण हमेशा आभासी होगा और बड़ा होगा। गाइज, तो ये आखिरी क्वेश्चन था। ये जो पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी, अगर आप लोग को लग रहा है कि न्यूमेरिकल का क्लास अगर हमको करवाना आप लोग को अगर चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। हम एक न्यूमेरिकल का भी क्लास, एक नहीं 2-3 क्लास होगा उसका। हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जिस टाइप से सारा न्यूमेरिकल को हम 1, 2 या 3 जितना भी क्लास आएगा उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा। गाइज, तो ये रहा, ये चौथा पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।